जी देखिए, यहाँ का जो प्रबंधन है शायद सरकार से किसी आदमी से मिला हुआ है, वो फंडिंग कर रहे हैं, इसीलिए शासन हो या प्रशासन हो या सरकार हो डर गई है। तो हर विधायक अपने क्षेत्र में 5-5 एफआईआर करके दिखाए, मैं मान जाऊंगा कि आपकी हिंदूवादी सरकार है और आप अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं। आज की स्थिति देखकर तो मुझे लग रहा है कि ना तो सरकार के बदलने से कोई परिवर्तन हुआ है और ना ही आगे कोई परिवर्तन होगा। तो माता झाड़ू पोछा सेप्टिक साफ करने का काम करती है, उनको ये बोलते हैं कि तुमको उस धर्म में सम्मान कभी नहीं मिलेगा, तुम ईसाई बन जाओ, हम तुमको सम्मान देंगे। 50 चर्च और 19 स्कूल का पैसे का उपयोग हिंदुओं के खिलाफ करते हैं। सब कुछ पुलिस देखने के बाद भी इस पुलिस इस स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। नोटिस के ऊपर नोटिस, नौकरी से निकालने की धमकी। और मैं सरकार से कहती हूँ कि इसके ऊपर कड़ा सा कड़ा कार्रवाई करें और शासन प्रशासन को भी कहती हूँ कि इसमें हमारा सहयोग करें। जांच में दोनों पक्ष का कथन लेके और आगे भी जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो स्कूल माफिया का जीता जागता सबूत है वो सालेम स्कूल है और स्कूल की सच्चाई लगातार उजागर करने का काम आज की जनधारा की टीम कर रही है। इस स्कूल में टीचर्स को सैलरी नहीं दी जाती है, पीएफ का पैसा नहीं दिया जाता है। वीडियो सामने आता है जहां यहाँ के जो रूबिका लॉरेंस जो तथाकथित प्रिंसिपल है और उसके पति नितिन लॉरेंस के द्वारा अंदर गुंडागर्दी की जाती है। इसी के साथ आया मदरों के ऊपर धर्मांतरण का दबाव बनाया जाता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस मामले को लेकर लगातार हम कवरेज कर रहे हैं। 6 अप्रैल की वो तारीख थी जब हिंदू समाज के लोगों के साथ जाके जो आया मदर थी उन्होंने सिविल लाइन थाने में आवेदन दिया था। आवेदन के बाद भी अभी तक एफआईआर हुई है कि नहीं हुई है इस मामले का तो उजागर नहीं हुआ है। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि इतनी बड़ी संख्या में जब यहाँ हिंदू समाज के आज लोग पहुंचे हुए हैं, इसके बाद भी सरकार इस विषय पर संज्ञान क्यों नहीं ले रही है? क्योंकि छत्तीसगढ़ में धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 19 मार्च की तारीख को जिस दिन हिंदू नव वर्ष था उसी दिन पारित किया गया था। लेकिन इसके बावजूद धर्मांतरण जैसे विषय पे संज्ञान में आने वाले जो अपराध होते हैं उसमें पहले एफआईआर होती है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश और धर्मांतरण जैसे विषय पे भी सरकार की चुप्पी, प्रशासन की चुप्पी और एफआईआर नहीं होना सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। और यहाँ पे जो बजरंग दल हमेशा से करता आया है, सब हिंदू समाज यहाँ बैठ के हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है 6 अप्रैल को जब आप लोग गए थे, आवेदन दिया, रिसीविंग के लिए भी कॉल करना पड़ रहा था और उसके बाद भी एफआईआर हुई है क्या? जी एफआईआर नहीं हुआ है और अभी भी सीएसपी साहब ये बोल रहे हैं कि हम जांच करके बताएंगे। यहाँ से 500 मीटर में मुख्यमंत्री का घर है, 500 मीटर में गृह मंत्री का घर है और ये शैक्षणिक संस्था है जहाँ शिक्षा सबको समान देने का बात होता है, सबको एक नजर से देखा जाता है। वैसे जगह लगातार 2 साल से धर्मांतरण के लिए दबाव बना रहा है, लेकिन न सरकार के में जूझ हो रहा है न प्रशासन के हक में जूझ हो रहा है। की बात छोड़ो, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है संज्ञान में आने वाले अपराध पर पहले एफआईआर होगी, उसके बाद जांच होगी। इसके बावजूद एफआईआर क्यों नहीं लिखी जा रही है धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित होने के बाद भी धर्मांतरण के मामले में? जी देखिए, यहाँ का जो प्रबंधन है शायद सरकार से किसी आदमी से मिला हुआ है, वो फंडिंग कर रहे हैं, इसीलिए शासन हो या प्रशासन हो या सरकार हो डर गई है। अगर मैं तो बोलता हूँ अगर आप धर्मांतरण के खिलाफ कानून लाए तो हर विधायक अपने क्षेत्र में 5-5 एफआईआर करके दिखाए, मैं मान जाऊंगा कि आपकी हिंदूवादी सरकार है और आप अपने धर्म के लिए कुछ करना चाहते हैं। ये लोग नहीं करेंगे क्योंकि इनको राजनीति करना है। इनका संविधान क्या बोलता है? सबका साथ सबका विकास, और सबका साथ सबका विकास में मुसलमान भी आता है, ईसाई भी आता है और इनको वोट मांगना है, इनको राज करना है। तो ये कभी एक तरफ खड़े नहीं होंगे। भारत सेकुलर कंट्री, उसमें कोई बात नहीं, लेकिन शैक्षणिक संस्था कब से क्रिश्चियन मुस्लिम होने लग गई? आया मदर को पीपल के पेड़ में ये आरोप है उनका, दिया नहीं जलाने दिया जा रहा है। दिया जलाने नहीं दिया जा रहा है। साथ ही साथ जो माता झाड़ू पोछा सेप्टिक साफ करने का काम करती है उनको ये बोलते हैं कि तुमको उस धर्म में सम्मान कभी नहीं मिलेगा, तुम ईसाई बन जाओ, हम तुमको सम्मान देंगे। मतलब एक हिंदू आदिवासी गाड़ा समाज की माँ है, उसको इस तरह अपमान कर रहा है। वही आदिवासी हमारा मुख्यमंत्री है, संज्ञान में नहीं आया होगा उनको। आईबी की टीम है, आईबी की टीम क्या काम नहीं कर रही होगी? 2 साल से महिला प्रताड़ित हो रही है, वो आदिवासी गाड़ी महिला है। महिला थाना भी गई थी, महिला थाना में भी सिर्फ उसके ऊपर कंप्लेन लिया गया, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं की। गरीबों की बात तो फिर भी छोड़ दे, ये स्कूल की जमीन ही विवादित है। धर्मांतरण की बात का पैसा आता है, आरोप लगे और ये कानून आने के पहले आरोप लगे, उसके बाद भी
देखिए हर साल 20 लाख रुपए डायसिस में जाता है इस स्कूल से। मतलब लास्ट 10 साल में मात्र 2 करोड़ रुपए इस पैसे का उपयोग हिंदुओं के खिलाफ धर्मांतरण के लिए उपयोग हुआ है। और ऐसी इस डायसिस संस्था के पास 19 स्कूल है, उसका मैं लिस्ट रखा हूँ, और 50 चर्च और 19 स्कूल का पैसे का उपयोग हिंदुओं के खिलाफ करते हैं। ये है विषय। बिल्कुल। और भी कार्यकर्ता है हमारे साथ, योगेश सैनी जी और विश्व हिंदू परिषद के जो है और सर्व हिंदू समाज के जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। योगेश सैनी जी से मेरा सीधा सवाल है, धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित हो गया 19 मार्च हिंदू नव वर्ष के अवसर पर, धर्मांतरण के लगातार आरोप लगते आए सालेम स्कूल माफिया के ऊपर। नितिन लॉरेंस, रूपिका लॉरेंस जो तथाकथित यहाँ की प्रिंसिपल है, रूपिका लॉरेंस, उसके वीडियो सामने आते हैं अंदर घुस के गुंडागर्दी करने का। तो क्या इस देश का जो गरीब है या जो बहुसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो केवल सहने के लिए बैठे हुए हैं? आप देख सकते हैं यहाँ की बाट भाइयों को अंदर घुस के इसके रूबिका के गुर्गे, उसके पति के गुर्गे, नितिन के गुर्गे मारपीट किए, गाली गलौज किए, वीडियो वायरल है। एक मैडम का तो हाथ पूरा एकदम खूनम खान है। सब कुछ पुलिस देखने के बाद भी इस स्कूल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है। ये दुर्भाग्य की बात है। किसके संरक्षण में है, किसके दबाव में है, ये आप देख सकते हैं। ये हमको अंदर जाने नहीं दे रहे हैं। आज इस स्कूल की लीज खत्म होने के बावजूद भी ये हमको अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, जबकि ये हिंदुओं की जमीन है। आज मैं मांग करूंगा अपनी सरकार से, बीजेपी सरकार से, कि आप इतना बड़ा धर्मांतरण के लिए कानून लेकर आए, उसके बावजूद भी इन लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। यहाँ के हर एक नागरिक को न्याय का अधिकार है। और मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ कि यहाँ जो धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने वाली जो महिलाएं थी, जिनका आरोप था कि धर्मांतरण का प्रेशर बना जा रहा है, उनको नोटिस दिए गए। इससे पहले भी नोटिस दिए गए और अभी भी नोटिस दिए गए। क्या बोल रहे दीदी नोटिस में? नोटिस के ऊपर नोटिस, नौकरी से निकालने की धमकी। कारण क्या बता रहे? कि मतलब हम उन लोग से माफी मांग के अंदर काम करने चले जाए। इनके पहले नोटिस की कवरेज हमने की कर बताया था कि नोटिस में लिखा था कि कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेट किया गया है, यानी कि धर्मांतरण होता है तो पहले स्कूल से बात करे, थाने में FIR न करे, और इसलिए इनको बाहर कर दिया जा रहा है। इन गरीबों से उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। हमारे साथ एक और महिला, उनसे भी बात करती, सर्व हिंदू समाज के। इस देश की बहुसंख्यक समाज की जो महिलाएं हैं उनसे रोजी रोटी छीनी जा रही, धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाने के लिए ये स्थिति है, वो भी उस सरकार में जिसने धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित किया है। देखिए महिलाओं के ऊपर तो अत्याचार शुरू से होते हुए आया और आज भी हो रहा है। और आज की स्थिति देखकर तो मुझे लग रहा है कि ना तो सरकार के बदलने से कोई परिवर्तन हुआ है और ना ही आगे कोई परिवर्तन होगा। अगर हिंदुओं में एकता है तो शायद परिवर्तन हो सकता है। और दूसरी बात, ये 40 सालों से महिलाएं काम कर रही है और उनको इस तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है कि वो यहाँ पर कोई बच्चा कलावा बांध के नहीं आ सकता, कोई बच्चा माथे में तिलक लगा के नहीं आ सकता, वहाँ पे रहने वाली महिलाएं अंदर पूजा नहीं कर सकती। हर चीज के लिए रोकना टोकना और उनको धर्मांतरण करने के लिए प्रताड़ित करना, तो ये तो टोटल यानी एक हमारे ऊपर प्रेशर डाला जाता है कि हम अपने धर्म को छोड़ के उनके धर्म में आए, तो ये तो टोटल गलत है। और मैं सरकार से कहती हूँ कि इसके ऊपर कड़ा सा कड़ा कार्रवाई करें और शासन प्रशासन को भी कहती हूँ कि इसमें हमारा सहयोग करें। जी बिल्कुल। और अब यहाँ पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे पुलिस प्रशासन के जो वरिष्ठ अधिकारी, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे कानून व्यवस्था की स्थिति खराब ना हो इस वजह से है। किसी भी शिक्षण संस्थान या कोई भी संस्थानों में से जाके विरोध प्रदर्शन करना या अंदर जाके उस कानून व्यवस्था की स्थिति को रोकने के लिए। सर एक सवाल ये भी उठ रहा है कि सिविल लाइन में आवेदन देने के बाद भी, और अब जब ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि संज्ञान में आने वाले जो अपराध होते हैं उसमें त्वरित FIR करके कार्रवाई होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, तो ऐसे में ये भी सवाल उठ रहा है कि FIR क्यों नहीं है? किसी भी आवेदन की जांच में वक्त लगता है और उसमें प्रार्थी द्वारा आवेदन देने के पास कोई भी कथन देने के लिए उपस्थित नहीं हुआ है। जिस दिन आवेदन दिया गया था उस दिन भी कथन देने के लिए उनको कहा गया था, परंतु कथन किसी के द्वारा नहीं, कथन देंगे ऐसा कहा जाता है पर कथन नहीं दिया गया। जांच में दोनों पक्ष का कथन लेके और आगे भी जो तथ्य आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाती है। जी बिल्कुल। और ये कहा जा रहा है कि कथन देने के लिए कोई तैयार नहीं था। एक बार फिर मैं यहाँ पे एक आखिरी सवाल करूंगा, क्योंकि ये बड़ा जो सवाल खड़ा किया गया है, ये जो बड़ी बात कही गई है पुलिस प्रशासन की तरफ से कि कोई कथन देने के लिए तैयार नहीं था। विजेंद्र भाई है, उनसे बात करेंगे हम लोग। विजेंद्र भाई, पुलिस प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि कथन ही नहीं देने के लिए कोई नहीं आ रहा है, इसीलिए FIR नहीं कर रहे। देखिए, आपके
चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सिविल लाइन थाना में उस दिन आप लोग भी 7 घंटा थे और एक पेज का आवेदन लिखने में, अगर मैं अनपढ़ भी हूँ, मुझे लिखना नहीं आता, अगर मैं किसी से लिखवा के भी लाऊंगा तो 1 घंटा लगेगा। सही बोल रहा हूँ भैया? 5 घंटा आप लोगों ने क्यों कथन नहीं लिया? और आप क्यों अकेले में बुलाते हो हमारे प्रार्थी को? आपको किसका दबाव है? अभी लो ना कथन, अभी बोलो हमारे साथ, चलिए थाना कथन देने के लिए। अगर हम नहीं जाएंगे तो हम अपना सर मुंडन करवा देंगे। बिल्कुल, और देखिए लगातार कहीं ना कहीं टाल मटोल किया जा रहा है और स्कूल माफिया का खेल लगातार जारी है, जिसका कवरेज हम लगातार कर रहे हैं, जिसकी सच्चाई हम लगातार दिखा रहे हैं। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।